तो बच्चों, मैं हूं रविंद्र सर और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 स्टैंडर्ड नंबर 11 का 15.6.1 टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों 15 चैप्टर, जो एक जेई और नीट के अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। तो आज हम इसका जो स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मूव्स, ये जो टॉपिक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे और इसका हर एक पहलू जो जेई नीट या बोर्ड्स, पर बोर्ड्स तो कैंसिल हो रहे हैं, 11th में तो है ही नहीं, बट थियोरेटिकली बच्चों जेई नीट का जो आपका कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 15 का ये टॉपिक, जिसका नाम है स्टैंडिंग वेव्स। अच्छा, चैप्टर का नाम है, आपको पता है, वेव्स। वेव का मतलब क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, भाई वेव क्या होती है वगैरह वगैरह वगैरह, डिटेलिंग कर चुके हैं वेव के बारे में। इस टॉपिक में हम किस चीज के बारे में जान रहे हैं? वेव का एक और टाइप, जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। और स्टैंडिंग वेव्स हैं क्या? हमने सभी ने ये वेव्स देखे हुए हैं, हाँ, पर इनकी जो डेफिनेशन है हम लोगों ने इस हिसाब से नहीं की है कि ये स्टैंडिंग वेव है, पर हालांकि हमें पता ही है कि वो स्टैंडिंग वेव है। चलो तो देखते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली अगर आप एक रबर बैंड लेंगे और रबर बैंड को ऐसे खींच के यहाँ पे उसको जस्ट ऐसे स्ट्राइक करो, तो आपको एक जो पैटर्न वेव की देखने को मिलती है इस तरह से, दिस वेव इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। दूसरा एक सिंपल एग्जांपल हम देख सकते हैं कि अगर हम घर में कपड़े सुखाते मम्मी वगैरह, तो भाई वहां पे जो वायर होता है दोनों एंड से बंधा हुआ होता है, उसको जब आप ऐसे वाइब्रेट करते हो, ऐसे उसको डिस्टर्बेंस देते हो, तो वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है और तब आपको एक वेव पैटर्न दिखती है। उस वेव पैटर्न को क्या बोलते हैं बेटा? स्टैंडिंग वेव। क्लियर है ना? बिल्कुल समझ में आया? यस और नो? स्टैंडिंग वेव किसे कहते हैं? अब इस टॉपिक में हमें क्या करना है? तो सबसे पहले स्टैंडिंग वेव को डिफाइन करना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ उसके इक्वेशन ऑब्टेन करने हैं और नॉर्मल मूड्स और उसमें नोड, एंटी नोड वगैरह वगैरह हमें देखने हैं, जो आगे आपको इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा कि भाई ये जो स्टैंडिंग वेव है ये गिटार में, सोनोमीटर में, फ्लूट में, ओपन ऑर्गन पाइप है, क्लोज ऑर्गन पाइप है, यानी पाइप्स में कैसे होते हैं, ये सारी बातें जानने के लिए आपको ये टॉपिक समझना पड़ेगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज स्टैंडिंग वेव। किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्टैंडिंग वेव? किसे बोलेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जो दोनों ओर से फिक्स्ड है, दोनों ओर से फिक्स्ड एक स्ट्रिंग हम लेते हैं, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे एक ए एम्पलीट्यूड का एक वेव जनरेट हुआ है। मान लो इसको बोलता हूं मैं y1 और इसका इक्वेशन लिखते हैं साइन kx माइनस ओमेगा टी। ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है कि ये प्रोग्रेसिव वेव है। कौन सा वेव है बेटा? अगर कोई इक्वेशन में kx प्लस और माइनस ओमेगा टी है तो प्रोग्रेसिव वेव है, इसका मतलब वो वेव कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा है। बट यहाँ पे तो स्टैंडिंग वेव है, तो उसका मतलब स्टैंडिंग यानी एक जगह खड़ा होगा। तो कैसे होता है? तो हमने ये एग्जांपल लिया एक स्ट्रिंग के इस साइड से एक वेव y1 इज इक्वल टू उसकी डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में a एम्पलीट्यूड साइन kx माइनस ओमेगा टी। k इज वेव वेक्टर, x इज पोजीशन, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड t इज टाइम। ये सब हमने देखा हुआ है। तो ये आगे बढ़ता है बेटा, आगे बढ़ता है। सिमिलरली इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा वेव है जो y2 है, उसका एम्पलीट्यूड इसके जैसा ही है, a sin kx प्लस ओमेगा टी। अब ये प्लस क्यों भाई?
क्योंकि ये भाई आ रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव में जा रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव। ये हमने आगे पढ़ा हुआ है कि प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन में अगर वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव साइन आएगी, अगर वेव नेगेटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव साइन आएगी, सिंपल। तो ये बातें हमारी क्लियर है। हम स्टैंडिंग वेव समझ रहे थे। अब कैसे? ये प्रोग्रेसिव वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी और फेस, इनिशियल फेस जो यहाँ पे +5 आता है, वो 5 हमने क्या माना हुआ है बेटा? 0 डिग्री और 0 रेडियन माना हुआ है। नहीं तो यहाँ पे प्लस और -5 कितना फेस का डिफरेंस है वो भी लिखना पड़ता, बट वो हमने कितना ले लिया है बेटा? 0, नो फेस डिफरेंस। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी बोल दो, सेम वेवलेंथ बोल दो, ये जो दो वेव है प्रोग्रेसिव वेव, ये एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, 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 और जब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो सुपर पोजिशन थियरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? सुपर पोजिशन थियरम, क्योंकि वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं। ये अपनी इफेक्ट लेके आता है, ये अपनी इफेक्ट लेके आता है, यानी दोनों मिलते हैं, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सुपर पोजिशन थियरम, जो इस पे यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब जब वो एक ही पॉइंट पे सुपर इम्पोज होते हैं तब क्या होता है? तब जो रिजल्टिंग वेव क्रिएट होता है, वो रिजल्टिंग वेव के पास प्रोग्रेशन यानी आगे बढ़ने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। समझना, इन दोनों के सुपर पोजिशन होने के कारण, सुपर इम्पोज होने के कारण एक दूसरे पे जो रिजल्टिंग वेव क्रिएट होता है, वो रिजल्टिंग वेव है वो आगे बढ़ने की अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लूज कर देता है, और वहां पे ये मीडियम में जो मीडियम है यहाँ पे वो एक स्टेशनरी पैटर्न बनाता है, स्टेशनरी पैटर्न बनाता है। इसीलिए इसको बोला क्या गया बेटा? स्टैंडिंग वेव। समझ में आया क्लियरली? यस। तो डेफिनेशन में आपको पूरा डेफिनेशन इकट्ठा नहीं लगाना, मैं लॉजिक बता देता हूं कैसे याद रखना है। पहली बात, सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, और फेस भी लिख सकते हो। ये बात आपको क्लियर करने की, सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ के दो वेव्स हैं, ठीक है? प्रोपेगेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, और फिर क्या होता है? सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? जो रिजल्टिंग वेव है, लूजेस property of propagation, आगे बढ़ने की अपनी जो प्रॉपर्टी वो लूज करता है। लूज करने के बाद वो क्या करता है? क्रिएट्स स्टैंड और स्टेशनरी वेव इन द मीडियम। दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। क्या बच्चों समझ में आए? पूरी डेफिनेशन को मैंने पॉइंट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया, हालांकि 5-6 लाइन की बड़ी डेफिनेशन बन जाती है, पर मैंने आपको 5 पॉइंट दे दिए हैं जो इजीली इस डेफिनेशन को याद रखने में आपकी हेल्प कर देंगे। क्या है बच्चों? दो वेव्स हैं, आ रहे हैं, पर कैसे वेव्स हैं? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी और फेस और वेवलेंथ सेम है, आ रहे हैं नजदीक आ रहे हैं, और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं। सुपर इम्पोज यानी मिलते हैं, और मिलने पे क्या होता है? ये जो रिजल्टिंग वेव यहाँ पे क्रिएट होता है
वो प्रोपोगेशन की, प्रोग्रेशन की, आगे बढ़ने की अपनी प्रॉपर्टी को लूज करता है और क्रिएट करता है स्टेशनरी पैटर्न, और वेव पैटर्न बोलते थे, स्टेशनरी वेव पैटर्न क्रिएट करता है। ठीक है, वेव पैटर्न क्रिएट करता है। दिस स्टेशनरी वेव पैटर्न इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स। समझ में आया? हाँ के ना बच्चों, बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स। SW भी इनको लिख सकते हैं हम लोग, SW स्टैंडिंग वेव। क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, कहां कहां ये स्टैंडिंग वेव क्रिएट होते हैं। तो पहला एग्जांपल है स्ट्रेच वायर। दोनों एंड से स्ट्रेच किया हुआ वायर है, जो अगर हम यहाँ पे वाइब्रेट कर दे तो उसमें स्टैंडिंग वेव देखने को मिलते हैं। एक मैं उसका डायग्राम बना लेता हूँ कैसे देखने को मिलेंगे, इसके अलावा भी दिखेंगे, पर ऐसे हमें जनरली दिखता है, याद करो या करके देखो प्रैक्टिकल। दूसरा होता है बेटा, दूसरा होता है गिटार। गिटार में भी स्ट्रेच वायर ही होता है ना, एग्जांपल बता रहा हूं, गिटार में भी स्ट्रेच वायर होता है। तीसरा हमें देखने को मिलता है पानी। पानी से भरी एक ट्यूब ले लो थोड़ी बहुत, और आप यहाँ पे जब क्रिएट करते हो तो इस तरह के स्टैंडिंग वेव आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि बच्चों, अगर आप किसी वो जो ट्यूनिंग फॉर्क आपने देखा है ना, ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा आता है, इसको पकड़ के आप हिट करके बाद में यहाँ पे ले जाओगे तो एक साउंड क्रिएट होगा, वो वेव के थ्रू ही क्रिएट हो रहा है, जिसको हम स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। उसके बाद रेजोनेंस ट्यूब भी आती है, जो प्रैक्टिकली आती है, रेजोनेंस ट्यूब सिमिलर टू दिस, रेजोनेंस ट्यूब। ओके, ये भी आती है। फिफ्थ आती है बेटा फ्लूट। जो हम फ्लूट देखते हैं ना, कृष्ण भगवान जो बजाते हैं, कृष्ण जी का आपने देखा होगा, वो जो फ्लूट होती है उसके अंदर भी स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है बच्चों? और भी बहुत सारे ओपन ऑर्गन पाइप्स हैं, क्लोज ऑर्गन, क्लॉरियोनेट आता है और बजाने का ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है साउंड, वो भी, इसमें भी स्टैंडिंग वेव्स क्रिएट होते हैं। क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? स्ट्रेच वायर, गिटार और बजाने के ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट जिसमें वायर्स का यूज हो रहा है वो स्ट्रेच किए हुए हैं। ठीक है, ये पाइप है जिसमें पानी भरा है थोड़ा और थोड़ी हवा है, और यहाँ पे भी क्रिएट होते हैं। रेजोनेंट ट्यूब सिमिलर टू दिस होती है, जो प्रैक्टिकली पता चलती है। और फ्लूट तो आपको पता है। क्लॉरियोनेट या आप नेट पे सर्च कर लीजिए, एक इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड क्रिएट करता है, एक साइड से बंद होता है, दूसरी साइड से ओपन होता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में स्टैंडिंग वेव्स का यूज होता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम क्या बात करेंगे भाई? कुछ नया सीख रहे हैं हम लोग, जो बचपन से हम खेल रहे हैं स्ट्रिंग के साथ, वायर के साथ। आज वो वेव बता रहे हो सर आप? यस बेटा, वो वेव्स ही हैं, और उन वेव्स के बारे में अब हमें डिटेल में जानना है, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं और कुछ भी नहीं। तो अब हम इस स्टैंडिंग वेव को इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज नेचर में कोई भी अगर इवेंट होता है, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना बनती है, तो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे भी बच्चों हम वही करने वाले हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी इस स्टैंडिंग वेव की। तो हमने जैसे ही अभी एक एग्जांपल देखा कि भाई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच है दोनों साइड से, एक साइड एक वेव जनरेट करते हैं, दूसरी साइड से दूसरा प्रोग्रेसिव वेव है। ये y1 क्या था बताइए यार कीजिए, ये साइन kx ओमेगा t, बीच में साइन नहीं लिख रहा हूं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। y2 is equals to a sin kx ओमेगा t, साइन नहीं लिख रहा हूं, हमने फाई क्या माना हुआ है बेटा? इनिशियल फेज फॉर द वेव्स i is equal to 0। हाँ, ये प्लस x में है तो यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस x डायरेक्शन में है, यहाँ पे
प्लस हो जाएगा। अब क्या हुआ, दोनों आके मिले तो सुपर पोजिशन थियरम लगाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपर पोजिशन थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ये भी मैंने आपको चलाया हुआ है बेटा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्या मेरे बच्चों को समझ में आएगा, क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रही है? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा। अरे हाँ सर, ये तो आपने बताया था कि एक वेव से डिस्प्लेसमेंट y1 हो रही है, दूसरे वेव से डिस्प्लेसमेंट y2 हो रही है। तो अगर दोनों वेव एक साथ आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी रिजल्टिंग, वेक्टर एडिशन भी बोल सकते हो, यस और नो, y1 प्लस y2, सिंपल। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, y1 की वैल्यू रखते हैं यहां से भी, क्या है y1, a इज साइन ax माइनस ओमेगा t, बीच में है प्लस a साइन kx प्लस ओमेगा t। क्लियर है बच्चों? अच्छा समझ में आया, आगे ना दोनों y1 और y2 की वैल्यू रखी और कुछ नया नहीं। अब आप इसको देखिए ध्यान से, आपको a कॉमन दिखेगा। कई बच्चे सोच रहे हो कि सर साइन भी तो कॉमन है ऐसे कॉमन नहीं होगा क्योंकि उसकी आर्ग्यूमेंट उससे जुड़ी हुई होती है, साइन से उसका जो एंगल होता है वो जुड़ा हुआ होता है, ये पूरा एक फंक्शन मिलता है, ठीक है, इसलिए कॉमन नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी। मैथ्स वाले बच्चे थोड़ा सा खुश हो जाएंगे क्योंकि सर ये तो हमें पता है। बायो वाले बच्चे जो चिंता में पड़ जाएंगे कि यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स आ रहा है, तो मैं बता दूं बायो वाले बच्चों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसके वीडियोस हमने बना रखे हैं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक में ये चलाया हुआ है, साइन थीटा या साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, s प्लस एस क्या लिखा जाता है, s प्लस एस होता है, तो हमें 2sc लिखना है। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, साइन प्लस साइन, इसका एंगल अगर अल्फा, इसका एंगल बीटा, तो यहां पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस में अल्फा माइनस बीटा बाई 2। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया, यस और नो? साइन अल्फा साइन बीटा का एडिशन इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। पूरा लिखने के बजाय मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ये मैंने शॉर्ट में बताया बेटा, ये पूरा लंबा इक्वेशन हो जाएगा सर। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 सॉरी आगे आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यस, समझ में आना चाहिए कि साइन प्लस साइन 2 साइन कॉस, s प्लस एस 2sc, पर जो एंगल है उसमें आपको याद रखना है, एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन में जा रहे हो तो एडिशन बाई 2 सब्ट्रैक्शन बाई 2 आएगा। तो ये पूरा हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, उसको समझ सकते हो बेटा, ठीक है। ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी जो यहाँ पे इक्वेशन लग रहा है उसमें ध्यान दीजिए, a, अब मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दूंगा 2, तो 2 आगे लिखा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका और इसका एडिशन बाई 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखो ये प्लस ये तो ओमेगा टी, ये प्लस ए माइनस कट हो जाएगा, के एक्स प्लस के एक्स 2kx बाई 2, तो क्या आ जाएगा बेटा, सिर्फ के एक्स, यस सर, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी बाई 2 करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये दो कट हो जाएंगे, 2kx बाई 2 आएगा, 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा, kx बचेगा बच्चों, यस। तो अब यहाँ पे हमारे पास है cos में क्या बच रहा है, देखो
एडिशन के बाद आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कैसे होगा, देखो kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx माइनस ओमेगा टी बाई 2, कॉस के अंदर ये बचेगा। अब यहाँ पे आप kx को कट करोगे तो कॉस क्या बचेगा, माइनस 2 ओमेगा टी बाई 2, बाई 2 गया भाई, तो क्या आंसर आएगा, कॉस माइनस ओमेगा। पर एनसीईआरटी में आप चेक करोगे तो आपको ये माइनस नहीं है प्लस लिखा हुआ होगा। इसका रीजन ये है कि भाई जो कॉस हमारा है, जो कोसाइन है, वो कैसा फंक्शन है बेटा, इवन है। इवन का मतलब क्या होता है, इवन का मतलब ये होता है बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू आप 1/2 कहते हो, हाँ कि ना बच्चों, cos 60 की वैल्यू आप 1/2 कहते हो, तो cos माइनस 60 की वैल्यू आप क्या कहोगे बताइए, माइनस 1/2 नहीं होगा, प्लस 1/2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि cos की आर्गुमेंट अगर यानी एंगल अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो cos माइनस ओमेगा टी की जगह हम cos प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या लिखने वाले हैं, प्लस और माइनस आप कुछ भी लिख सकते हो, बट प्लस लिखना सही रहता है। cos ओमेगा टी ये आया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ दिस टू प्रोग्रेसिव वेव्स व्हिच आर in opposite, moving in opposite direction with same amplitude and frequency or wavelength, then they will superimposed on each other. After the superimposing, the resultant displacement or resultant wave loses the property of progression and creates stationary pattern in the medium. This is called standing wave. ओके, ये वही है बच्चों। अब हमने इसको मैथमेटिकली डिराइव किया है, इसका इक्वेशन आया y is equals to 2a sin kx cos ओमेगा t, इक्वेशन आया। अब देखिए इस इक्वेशन में आप क्या नोट कर रहे हो, हाँ इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। तो इक्वेशन 1 इज not like function of kx plus or minus omega t, कैसा नहीं है, फंक्शन ऑफ kx प्लस और माइनस ओमेगा टी जो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, आगे बढ़ने वाला वेव जो होगा उसमें kx प्लस और माइनस ओमेगा टी या kx प्लस या kx माइनस ओमेगा टी होगा। पर इस इक्वेशन में kx प्लस माइनस कुछ नहीं है, kx अपनी जगह पे है, ओमेगा टी अपनी जगह पे, इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, यानी आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब बच्चों वो एक जगह खड़ा है, हाँ एक जगह खड़ा है, इसीलिए इस इक्वेशन को बोल जाएगा भाई इक्वेशन 1 is the equation of standing wave। यस और नो बेटा, इसका इक्वेशन है ये स्टैंडिंग वेव, इसलिए आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है स्टैंडिंग वेव के लिए, 2a sin kx इंटू cos ओमेगा टी, sin kx इंटू cos ओमेगा टी। बोलो क्लियर के नहीं बच्चों, बिल्कुल क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं, यस और नो, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ये इक्वेशन हो गया आपका कौन सा बेटा, स्टैंडिंग वेव, किसका, स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है कि जो स्टैंडिंग वेव है इसके अंदर इक्वेशन में दो पार्ट पढ़ते हैं, दो पार्ट पढ़ते हैं, एक एम्पलीट्यूड, तो आपको बताया है कोई भी वेव का इक्वेशन आप लिख रहे हो उसमें एम्पलीट्यूड तो होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है भाई, तभी तो वो वेव है ना, ऑसिलेशन करता है।
और एम्पलीट्यूड यानी जो ऑसिलेट हो रहे हैं पार्टिकल उनके पास कुछ डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड भी होता है और फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो ये जो टर्म है बच्चों, ये जो टर्म है, इस टर्म को बोला गया है एम्पलीट्यूड टू ए साइन kx, टू ए साइन kx। और यहाँ पे जो आपको मिल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी कौन सी टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, कॉस ओमेगा टी, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैं रिप्रेजेंट कौन कर रहा है ये बता रहा हूं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी हम कह सकते हैं ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। और यू कैन से फ्रीक्वेंसी एफ, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, ये तो आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। तो यहां पे आप देखोगे कि भाई अगर पोजीशन चेंज हुई, यानी यहां से आप यहां इस और आ रहे हो या इधर कहीं पे जा रहे हो, तो अलग अलग पॉइंट्स पे जा रहे हो, पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो एम्पलीट्यूड चेंजेस विथ पोजीशन। यस और नो बच्चों, एम्पलीट्यूड चेंजेस विथ पोजीशन, क्योंकि इसमें x है, x चेंज होगा तो साइन kx चेंज होगा, यानी कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। बट आप देखोगे जो अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट है। वो कैसे? तो यहां पे देखिए, यहां इस टर्म में कहीं पे भी k पे डिपेंड, x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट विथ पोजीशन। ओहो, कुछ नई बात सिखा रहे हैं आपको क्या? कि कांस्टेंट का स्पेलिंग सही से लिखना है नहीं बच्चों, नई बात ये है कि स्टैंडिंग वेव में एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है विथ पोजीशन, और फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट विथ पोजीशन। समझ में आया? क्योंकि कई एमसीक्यू ऐसे भी पूछे जाते हैं जो एकदम थियोरेटिकल नॉलेज या कंसेप्ट पे बेस होते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया चेंजेस विथ पोजीशन, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है उसके इक्वेशन में x आ रहा है, और जो फ्रीक्वेंसी की बात करें, जो टर्म फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है उसमें कहीं पे भी x नहीं है, दैट्स व्हाई कांस्टेंट विथ पोजीशन। क्लियर है? तो यहां पे हम ध्यान से याद रखने की कोशिश करेंगे इस इक्वेशन को, और ये टर्मिनोलॉजी जो लॉजिक हम दिखा रहे हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में, वो भी आपको याद रखना है। एम्पलीट्यूड कौन होगा बेटा? 2a sin kx, पक्का? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बट एक और छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि भाई जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, बताइए वो कितना होगा? 2a sin kx एम्पलीट्यूड हो गया, बट मैक्सिमम है तो कितना होगा? 2a, क्योंकि sin kx की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। इसीलिए आपको पूछा जाए कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव कितना होगा बेटा? 2a। अच्छा, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा ये बता दीजिए। मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा ये बता दीजिए। तो आप कहोगे सर 0, यस 0। अरे सर, साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, मिनिमम वैल्यू अगर आप देखते जाओ तो -1 होती है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो फिर आपने 0 कैसे लिखा? तो ये बात आपको समझनी है कि 2a एम्पलीट्यूड है वो ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, 2a - 2a, बट ये 2a और ये भी 2a, ये एम्पलीट्यूड हो गया। और जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगी यहाँ पे 0। क्लियर है ना? मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0, मैक्सिमम 2a ऊपर भी हो सकती है और 2a नीचे भी हो सकती है। इसलिए साइन का मैक्सिमम वैल्यू +1 या -1, प्लस और माइनस सिर्फ डायरेक्शन ऊपर हुआ, जैसे कि मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं साइन को, ये प्लस और ये माइनस, समझ रहे हो? तो ये मैक्सिमम 2a ऊपर, ये मैक्सिमम 2a नीचे, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितनी? 0। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है?
यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा 2a और मिनिमम होगा 0। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों कंप्लीट हो गया आपका स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, ओके इसमें आगे क्या देखने वाले हैं ये समझिए। इसमें एम्पलीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसको याद रखना है 2a sin kx। ओके चलिए आगे क्या पढ़ना है इसमें। नॉर्मल नोट्स अभी थोड़ी सी देर लगेगी आने में। अभी स्टैंडिंग वेव के 2 पार्ट्स देख लेंगे। मैं पूरे एक बोर्ड पे ही आपको कवर करके बता देता हूँ कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग अब देखने वाले हैं बेटा नोड। क्या देखने वाले हैं? नोड, जिसमें एक नोड होता है दूसरा एंटी नोड होता है। नोड एंड एंटी नोड। ओके तो वो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है ये समझने वाले इसको हटा देते हैं। तो बढ़िया से आपको यहाँ पे पूरा मैं एक में ही रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या हुआ बेटा? 2a sin kx। अब इसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे बेटा, बढ़िया से बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आए इस तरह से। 2 पार्ट में पहला जो पार्ट है उसको बोला जाता है बेटा नोड। यानी कि क्या हो रहा है ये समझना है आपको, ध्यान से समझना है। जो हमारी वेव बन रही है इस तरह से, ये पैटर्न ऐसे बनती है। ये जो पैटर्न बनती है स्टैंडिंग वेव की, अगर स्टैंडिंग वेव का अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व करो तो इस तरह से हमें मिलता है, ठीक है। अगर नॉर्मली जो आपको दिखता है ये आपको शायद न दिखे, बट ये तो आपको दिखाई होगा इस तरह से। ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो अपने मैंने आपको बताया ना ये क्या कहते हैं हम लोग, इलास्टिक रबर जो होता है उसको ऐसे करेंगे तो देखने को मिलेगा। दूसरा जो कपड़े सुखाने के लिए तार बांधा जाता है उसमें भी आप ऐसे करोगे तो ये पैटर्न आपको दिखाई देती है। इस पैटर्न में देखोगे आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो आप ये 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं बेटा, जो दोनों ओर से बंधे हुए हैं, तो इन 2 पॉइंट पे आप बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा 0, और यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0। और ये बीच वाले पॉइंट पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा मैक्सिमम। हाँ यानी ऐसा कुछ हो रहा है कि इस वेव की जो पैटर्न बन रही है उस पैटर्न के अंदर कहीं पे एम्पलीट्यूड 0 है और कहीं पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो मेरे बच्चों जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है उन पॉइंट्स को क्या बोला गया? नोड। द पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड इज 0 इन स्टैंडिंग वेव, द पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड इज 0, these points are called nodes। और नोड्स यानी बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे। नोड्स का मतलब क्या बेटा समझ में आया? द पॉइंट्स इन दी स्टैंडिंग वेव एट विच एम्पलीट्यूड इज 0, these points are called nodes। बिल्कुल सिंपल, समझ में आया कि नहीं आया? एंड दूसरा जो पार्ट है बेटा वो है एंटी नोड। एंटी नोड में क्या होगा मेरे बच्चों? द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड बिकम मैक्सिमम, यहां पे मिनिमम, एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होगा बेटा? 0, और मैक्सिमम का मतलब क्या होगा बेटा? 2a। तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोला गया? एम्पलीट्यूड 0 तो नोड, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम यानी नोड का उल्टा एंटी नोड। क्लियर है ना 2 पार्ट? ये डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहे हैं। अब ये तो सिंपल पैटर्न बनाई है, बट आगे जाके इसके और भी फॉर्म ऐसे बनते हैं, ऐसे भी फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे सब जगह
क्या मिलेंगे, नोड्स, जिसको मैं n से लिखता हूं बेटा। और यहाँ पे बीच में सब जगह क्या मिलेंगे, एंटी नोड मिलेंगे। तो एक स्टैंडिंग वेव की पैटर्न में एक से ज्यादा नोड और एक से ज्यादा एंटी नोड हो सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि नोड और एंटी नोड की पोजीशन कौन सी है। मान लीजिए अगर हम इसको x एक्सिस कह देते हैं, इसको y एक्सिस कह देते हैं, तो ये नोड है, ये दिख रहा है आपको, ये नोड की पोजीशन क्या है, x = 0 है। इस नोड की कुछ अलग पोजीशन होगी, इस नोड की कुछ अलग पोजीशन होगी, इस नोड की कुछ अलग पोजीशन होगी। सिमिलरली नोड है यानी मैं डैश कर रहा हूं, और ये एंटी नोड है यानी ये x1, कुछ अलग पोजीशन मिलती जाएंगी। तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहेगा कि ये नोड और ये जो एंटी नोड्स मिल रहे हैं x एक्सिस पे, इनकी पोजीशन का इक्वेशन क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे। ओके, फिर हम इनकी फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे, पर पहले हम पोजीशन की बात कर लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे इनकी पोजीशन फाइंड करनी है। एम्पलीट्यूड 0, ये एम्पलीट्यूड 2a sin kx 0 कब होगा, जब sin kx 0 होगा। और sin kx कब 0 होगा, जब kx की वैल्यू, ध्यान से देखना, एम्पलीट्यूड 0 इसका मतलब sin kx 2a sin kx = 0, इसका मतलब sin kx = 0। सही बात है ना, 2a तो कांस्टेंट है भाई, sin kx 0, sin kx 0, तो kx की वैल्यू क्या होगी, तो sin 0 पे 0 है, यस सर, sin पाई पे 0 है, यस सर, sin 2 पाई पे 0 है, यस सर, sin 3 पाई पे 0 है, यस सर, sin 4 पाई पे 0 है, यस सर, sin 5 पाई पे 0 है, यस सर, sin 6 पाई पे 0 है, यस सर। तो sin कोई भी पाई पे 0 है, यस सर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे n पाई, और n की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 डैश डैश डैश। बिल्कुल क्लियर ना, sin 0 कैसे हुआ, यहाँ पे 0 रखा, फिर 1 रखा तो पाई, 2 रखा तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी sin कोई भी पाई पे आपको 0 मिल जाएगा, पर वो पाई इंटीजर में होना चाहिए, 0 1 2 3। हाँ समझ में आ रहा है, 1/2 करेंगे, sin π/2 तो 1 हो जाता है, वो उधर चलेगी, अभी इधर आ जाइए। हाँ क्या करेंगे, अब देखो a की वैल्यू 2π/λ। अरे सर ये तो आपने आगे पढ़ाया था, हाँ बेटा पढ़ाया था, k को बोलते हैं वेव वेक्टर, और उसका इक्वेशन होता है 2π/λ, 2π/λ वेव वेक्टर सिखाया हुआ है। तो बेटा अब हम लोग पोजीशंस और पोजीशन ऑफ नोड की पोजीशन x बराबर क्या लिखेंगे, पाई पाई तो खरा n λ/2। अरे वाह सर, इक्वेशन मिल गया, n λ/2 यानी इसकी कुछ वेवलेंथ होगी, यस, और n यानी अगर आपको पहला नोड फाइंड करना है, पहला नोड यानी स्टार्टिंग का जो नोड है वो x की वैल्यू 0 पे मिलेगा, वो कैसे पता चला कि n की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0। फिर दूसरा नोड कहाँ मिलेगा, n की वैल्यू क्या पुट करिए आप 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको मिलेगा λ/2, तो यहाँ पे मिला λ/2। आपको पता है ये पूरा लैम्बडा, तो उसका आधा क्या हुआ बेटा, λ/2। अरे वाह सर, सही बात है। अब यहाँ पे ये नोड की पोजीशन फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू आपको, n की वैल्यू आपको क्या रखनी है 2 λ/2, तो 2 पर क्या मिला लैम्बडा। अरे वाह सर, इसके लिए तो ये वेवलेंथ लैम्बडा हो गई ना। यानी पोजीशन का जो इक्वेशन मिला है वो बिल्कुल सही है, क्या मिला है, n λ/2। बिल्कुल मैंने ग्राफिकली भी आपको बताया, समझ में आया ना। ये जो नोड है इसके लिए आप x की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या रखिए 1, तो 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिला, x = λ/2। तो ये इतना सा जो हुआ वो λ/2 ही तो होता है ना, ये पूरा लैम्बडा होता है, तो ये आधा क्या हुआ λ/2।
अरे वाह सर, बिल्कुल करेक्ट बता रहे, बिल्कुल सही, समझ में आया, क्लियर है ना। अब हम लोग अलग अलग नोड ऑब्टेन करते हैं और यहाँ पे कुछ हम लोग कंसेप्ट डिराइव कर लेंगे। n की वैल्यू और x की वैल्यू यहाँ पे n हम 0 लेते हैं तो x 0 मिलता है, n हम 1 लेते हैं तो x λ/2 मिलता है, n हम 2 लेते हैं 2 × λ/2 तो लैम्बडा मिलता है, n हम 3 लेते हैं बेटा तो 3 λ/2 मिलता है। क्लियर है, बिल्कुल यस। अब क्या हुआ बच्चों, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। इसको हटा देते हैं आप वीडियो में, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो इसके बढ़िया। अब यहाँ पे एक नोट लिखी जाएगी बेटा, देखो एक नोट लिखी जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes is λ/2। एक नोट है जो यहाँ पे दिख रही है आपको, देखो पहला 0 नंबर पे जो नोड आपको मिल रहा है और 1 नंबर पे जो मिल रहा है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, λ/2 - 0 λ/2। 2 और 1 के बीच का लैम्बडा माइनस λ/2 λ/2, समझ रहे हो ना, लैम्बडा माइनस λ/2 क्या मिलेगा, λ/2। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज λ/2। क्लियर के नहीं बेटा, तो बच्चों क्लियर है ना, बिल्कुल। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड क्या हो गया बेटा, λ/2। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, कोई भी दो नोड की पोजीशन ले लीजिए जो कंसेक्यूटिव है, एक के बाद एक है, उनका अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है उनके बीच का, तो आप क्या कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल उन दोनों का पोजीशन का सबट्रैक्शन कर लीजिए। वो कैसे, तो मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे डायग्राम ये वाला, ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको नोड मिला, ये भी नोड मिला, ये भी नोड है और ये भी नोड है। अब ऐसे आप देखना चाहो तो देखो ये λ/2, तो दो नोड के बीच का λ/2, ये भी λ/2, दो नोड के बीच का λ/2, ये भी λ/2, दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है λ/2। समझ में आ गया, ओके। तो यहाँ पे जो बीच में मिलता है वो क्या होता है, एंटी नोड बेटा। तो ये एंटी नोड के बारे में हम बात करते हैं, उधर नोड के बारे में बात खत्म हो गई। अब किसकी बात करते हैं हम लोग बेटा, एंटी नोड, जो नोड में नहीं होता, जो उसका उल्टा होगा वो होगा एंटी नोड। नोड में एम्पलीट्यूड कितना कितना बेटा, 0, तो इसमें एम्पलीट्यूड कितना होगा, मैक्सिमम। अरे हाँ के ना, बिल्कुल क्लियर है बेटा। अगर इसमें 0 एम्पलीट्यूड है तो उसका उल्टा हो गया एंटी नोड जिसमें मैक्सिमम है। इसका मतलब साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, पर वो भी मोड में। मोड में क्यों बेटा, क्योंकि साइन की वैल्यू +1 और -1 दोनों ही मिलती है, आगे ना। साइन π/2 आप देखो तो +1 और 3π/2 तो -1 दोनों मिलती है, तो मैक्सिमम दोनों जगह हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी है, तो हमने मोड कर दिया, उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब आप देखोगे ये और वो पैरेलल चलेंगे। हाँ देखो पैरेलल चलाता हूं इसको और उसको, 2a sin kx की जो वैल्यू है बेटा वो होनी चाहिए सिर्फ 2a। हाँ अब यानी sin kx की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कर देते हैं, तो कितना होनी चाहिए बेटा, 1। हाँ वहां पे 0, यहाँ पे 1। इसका मतलब यहाँ पे kx का जो एंगल का जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए। अब देखिए आप ध्यान से समझिए, वो यूनिट सर्कल वाली बात हो गई ना, याद है, 0 π/2 पाई 3π/2। अब देखिएगा जब साइन 0 की और पाई की बात करते, फिर यहाँ पे 2π और यहाँ पे 3π ऐसे चल रहा है, 0π 2π 3π 4π 5π 6π 7π 8π 9π ऐसे चलता रहेगा।
पाई के बारे में, इधर पाई बाई टू, 1 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, फिर 9 पाई बाई टू, समझ में आ रहा है? 1 3 5 7 9 ऐसे चलता रहेगा। अब ये हो गया आपका ऑड नंबर। देखो पाई के मल्टीपल में यहाँ पे तो इंटीजर आता था 0 1 2 3 ऐसे, पर यहाँ पे 1 बाई टू, 3 बाई टू, 5 बाई टू, 7 बाई टू, यानी ये कौन सा हो गया? तो ये आप देखो तो 1 बाई टू यानी 0.5, 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, समझ में आ रहा है? 4.5 ऐसे चलेगा, यानी ये 1.5, 0.5 ये नंबर्स अगर आप देखो मैथमेटिकली तो इस तरह से मिलते हैं n प्लस हाफ, n की वैल्यू 0 1 2 डैश डैश डैश, और इसके मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है? एंगल के लिए पाई, n प्लस हाफ ये हमें क्या देगा? 0.5, क्योंकि n की वैल्यू अगर 0 हुई तो 1/2, n की वैल्यू अगर 1 हुई तो 1 प्लस 1/2, 3/2 आ गया ना, 1/2, 3/2, समझ रहे हो? उसके मल्टीप्लाई में क्या है? पाई। इसीलिए kx बराबर मेरे बच्चों क्या लिखा जाएगा? n प्लस हाफ पाई फॉर एंटी नोड। ओके, अब k की वैल्यू फिर से वही देखो, कॉपी पेस्ट, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू x इज इक्वल टू n प्लस हाफ इनटू पाई। अब यहाँ पे भी पाई पाई गया, तो बेटा x आपको मिलेगा पोजीशन ऑफ एंटी नोड, नोड पोजीशन ऑफ नोड्स, और यहाँ पे एंटी नोड्स x बराबर, ध्यान से देखना, 2 स्टेप लिखता हूँ, दूसरा इक्वेशन याद रखेंगे, n प्लस हाफ लैम्बडा बाई 2, ये पाई पाई कट, ये लैम्बडा ऊपर ये 2 नीचे, सही है? और इसमें 2 कॉमन निकाल लो तो आपको लिखा जाएगा 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 4। ये दोनों इक्वेशन फॉर एंटी नोड पोजीशन आपको मिलेंगे, दोनों सेम है। कई जगह आप ये भी देखोगे, कई जगह आप ये भी देखोगे, दोनों में कोई आपको चीज नहीं मानना है क्योंकि दोनों सेम है। क्योंकि यहाँ से अगर हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये 2 2 4 हो गया, यहाँ से 2 गया, यहाँ पे 2 था ही नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो आया 2n प्लस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, सॉरी लैम्बडा बाई 4, 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 4, n प्लस 1/2 लैम्बडा बाई 2। क्लियर है ना? दोनों देखो, यस सर, यस सर। अब देखो यहाँ पे हम x की वैल्यू को, सॉरी n की वैल्यू अलग अलग, x की वैल्यू मिलेगी जो लिखते जाएंगे। चलो तो लिखते हैं, n की वैल्यू 0 1 2 तक रखते हैं, वहां पे 3 तक नहीं, यहाँ पे भी लेते थे 3, दिख रहा है? इधर देख लेते हैं एक बार, दिख रहा है तो ठीक है, यस दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। तो चलते हैं भाई, n की वैल्यू 0 रखो, 0 तो 1/2, 1/2 तो 1/4 हो गया, लैम्बडा बाई 4। चलो n की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस 1/2, 3/2 यानी 3 लैम्बडा बाई 4। फिर n की वैल्यू रखो 2, 2 प्लस 1/2, 5/2, तो क्या हो गया? 5 लैम्बडा बाई 4। वो 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे देखो सीधा होगा, 0 तो लैम्बडा बाई 4, 1 तो 1 यानी ये 2, 2 प्लस 1 3 लैम्बडा बाई 4, 2 रखोगे तो 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 लैम्बडा बाई 4। अब 3 रखो, 3 2 6, 6 प्लस 1 7 लैम्बडा बाई 4। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस, 1 3 5 7 ऑड नंबर चल रहे हैं। इधर भी ऐसा ही हो रहा था क्या? नहीं, यहाँ पे अलग लॉजिक, यहाँ पे अलग लॉजिक चल रहा है, ठीक है। बट एक दोनों में कॉमन है नोट जो रहेगी, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वहां पे नोड है, यहाँ पे एंटी नोड्स इज लैम्बडा बाई 2, वो लैम्बडा बाई 2 ही है, जो इधर है वो
वही उधर है। आप कहोगे ये सर कैसे हो रहा है? देखो यहाँ तो 4 है, लैम्बडा बाई 4 होना चाहिए ना। नहीं बच्चों, 1 और 0 का डिफरेंस लीजिए पोजीशन का, 3 लैम्बडा बाई 4 माइनस लैम्बडा बाई 4। एलसीएम आप लोगे 4, 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा 2 लैम्बडा, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या है बेटा? लैम्बडा बाई 2। इन दोनों पोजीशन का अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो तो लैम्बडा बाई 2 आता है। इन दोनों का भी निकाल के देख लीजिए। 5 माइनस 3 2, 2/4 1/2, तो लैम्बडा बाई 2 ही आएगा। इन दोनों का निकाल लीजिए। 7 माइनस 5 2, 2/4 1/2, लैम्बडा बाई 2। सेम लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 चलेगा। इसीलिए ये दोनों नोट जो है कॉमन हो गई, सेम हो गई। ये भाई दोनों में एक ही बात हो रही है, दोनों में एक ही बात हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड कितना होता है? लैम्बडा बाई 2। अब ये यहाँ पे भी देखिए, एंटी नोड की बात करो तो यहां से स्टार्ट होकर यहाँ आया, तो ये लैम्बडा बाई 4, तो ये लैम्बडा बाई 4, तो ये टोटल कितना हुआ बेटा? लैम्बडा बाई 2। ये तो आपको पता है ना। देखो पूरा एक साइकिल लैम्बडा, आधा साइकिल लैम्बडा बाई 2, उससे भी आधा लैम्बडा बाई 4, ये लैम्बडा बाई 4, ये लैम्बडा बाई 4। तो टोटल दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए बेटा? लैम्बडा बाई 2। अब एक और नोट हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या इंपॉर्टेंट नोट बनेगी यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive node and antinode is lambda by 4। समझ में आया कि नहीं? हाँ के ना बेटा? यस और नो? यस सर, ये क्या लिखा आपने? देखो पहले 0 पे मिलता है, उसका पहला जो नोड है वो 0 पे है यहाँ, और उसके बाद एंटी नोड मिलता है, वो कितने पे मिल रहा है? लैम्बडा बाई 4। तो ये जो दूरी हुई इन दोनों के बीच, ये कितनी हुई? सॉरी, लैम्बडा बाई 4। समझ में आया? यानी दो नोड या दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 2 है, पर एक नोड और उसके बाद जो एंटी नोड आ रहा है उनके बीच की दूरी जो होगी, ये वाली दूरी, ये कितनी होगी बेटा? लैम्बडा बाई 4। समझ में आया? क्लियर है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बढ़िया कंसेप्ट है। तो बच्चों क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर। आपको ये मैंने कंसेप्ट करवा दिया है कि भाई एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव का दो पार्ट में हम समझ सकते हैं किस तरह से, ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, डन और नॉट? हाँ के ना? बिल्कुल ना। एम्पलीट्यूड नोड और एंटी नोड में किस तरह से डिवाइड होता है, ठीक है? क्लियर है ना? अब हमें बात करनी है नॉर्मल मोड्स की। किसकी बात करनी है बेटा? नॉर्मल मोड्स की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल मोड्स किस तरह से हम समझने वाले हैं, ध्यान से देखना है आपको। अगर हम लोग स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करें, किसकी बात करें? स्ट्रेच स्ट्रिंग। कंटिन्यूअसली हम आगे चलें और स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करें। एक स्पेशल केस लेते हैं। कौन सा केस लेते हैं बेटा? एक स्पेशल केस लेते हैं और स्ट्रेच स्ट्रिंग की बात करते हैं। स्ट्रिंग की खिंची हुई, बिल्कुल दोनों एंड से बंधी है और खिंची हुई है। तो आपको ये बात क्लियर करनी है। तो जो रिजिड एंड है, वहां पे हमेशा नोड मिलेगा, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड 0 होगा। क्यों नोड मिलेगा बेटा? क्यों नोड मिलेगा? देखो आपको पता है, हम आगे पढ़ चुके हैं कि जो रिजिड एंड होता है वहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ लग जाता है, वो ऑसिलेट ही नहीं होता है। वो पॉइंट जितना मोमेंटम उधर प्रोवाइड होता है उतना ही वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो
ऐसे गया था वेव तो ऐसे आया था, याद है ना? हाँ के ना, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रिजिड एंड। और ओपन एंड है, ओपन एंड है तो वहां पे क्या बनेगा बेटा? एंटी नोड। ये भी हमने देखा हुआ है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, 2A हो जाएगा, नॉट 0। ये याद रखना है आपको, जो आगे पढ़ चुके हैं। रिजिड एंड पे याद हो तो हमने इस तरह से बहुत सारे ऐसे वेव आया था, रिजिड एंड है भाई, ये ऐसा आया, फिर नजदीक आया, फिर ये वापस उल्टा होके गया, फिर न्यूटन थर्ड लॉ लगा कि ये रिजिड था। पर ओपन पे ऐसा नहीं होता है, रिंग हमने बताई थी, रिंग बताई थी, वो रिंग ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, तो एंटी नोड बनता है ओपन पे, और रिजिड एंड पे क्या बनता है बेटा? नोड बनता है। तो ये दोनों रिजिड एंड है तो बेटा यहाँ पे क्या बनने वाला है? नोड बनने वाला है, यहाँ पे नोड बनने वाला है। मान लीजिए इसकी लेंथ है स्ट्रिंग की L, कितनी लेंथ है बेटा? L लेंथ, यस सर? तो अब आप क्या करने वाले हो? अब आप इसका एंटी नोड की जो पोजीशन, सॉरी नोड की जो पोजीशन है, नोड्स, पोजीशन ऑफ नोड्स, उसका इक्वेशन आप देखो, x इज इक्वल टू क्या मिलता है मेरे बच्चों? x इज इक्वल टू क्या मिलता है? n λ/2। क्या सही लिख रहा हूं? अगर एंटी नोड की पोजीशन की बात होती तो बेटा क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव की, अभी हम लोग एंटी नोड की पोजीशन फाइंड कर रहे थे, याद है? n+12 आ जाता है, क्या आता है बेटा? n+12। और यहाँ पे क्या आएगा? n λ/2, बिल्कुल पक्का। अब देखो यहाँ पे समझो बेटा थोड़ा सा, ये पहला एंटी नोड है जो x इज इक्वल टू 0, सॉरी पहला नोड है जो x इज इक्वल टू 0 पे मिलता है, और दूसरा नोड है जो फाइनल नोड है वो x इज इक्वल टू L पे मिलता है। यानी अगर हम इन नोड की बात करें, दो, एक 0 से और दूसरा L पे पहुंच जाता है, तो 0 और ये L, तो मैं x की जगह पुट x इज इक्वल टू L, तो हमें क्या मिलेगा? देखो L इज इक्वल टू n λ/2। अरे वाह, n λ/2, अरे वाह, ये तो कोई बढ़िया इक्वेशन मिल रहा है। यस, बढ़िया इक्वेशन। अब देखो समझो इस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो ध्यान से। अब मैं यहाँ पे वेव लेंथ लिख रहा हूं, वेव लेंथ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा? 12/n, 12/n, सही है ना? लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाते हैं, वेव लेंथ निकाल रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग वेव्स मिलेंगी उनकी वेव लेंथ कितनी होगी। इस L लेंथ की स्ट्रिंग में अगर स्टैंडिंग वेव मिल रहा है तो कितनी लेंथ, उसकी वेव लेंथ कितनी होगी? लैम्बडा इज इक्वल टू 12/n। बट यहाँ पे आपको n लिखना चाहिए, हाँ के ना मेरे बच्चों? ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाता है। क्यों n लिखा है? क्योंकि n के साथ ये वेरिएबल वेवलेंथ है, n के साथ वेरी होती रहेगी, n चेंज लैम्बडा चेंज। ओके, समझ में आया? अब हम लोग यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहे बेटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है स्पीड अपॉन लैम्बडा। अरे हाँ सर, ये तो पढ़े हैं, v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू f, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड। तो हमें अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो स्पीड अपॉन क्या करना पड़ेगा? लैम्बडा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे बच्चों अब लैम्बडा का जो वैल्यू है, यहाँ से इक्वेशन जो मिला है वो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? nv अपॉन 12, nv अपॉन 12। क्या मेरे बच्चों को समझ में आई ये बात? हाँ कि ना? देखो क्लियर दिख रहा है ना? यस, तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना? और यहाँ पे अब हमने क्या बात कर ली बेटा? तो भाई फ्रीक्वेंसी ऐसे मिल गई, वेवलेंथ ऐसे मिल गई, तो बढ़िया काम हो गया सर। बिल्कुल हाँ बच्चों, हमने यहाँ पे समझा कि जो रिजिड एंड्स हैं वहां पे नोड्स मिलेंगे, और जो ओपन एंड है वहां पे आपको एंटी नोड मिलेगी। पर हम लोग स्ट्रेच स्ट्रिंग देख रहे हैं जो दोनों ओर से बंधी हुई है, यानी यहाँ पे और यहाँ पे हमें नोड मिलेंगे, और ये पूरी लेंथ L है तो हमने x की जगह L रख दिया, और हमने यहाँ पे स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ निकाल ली और फ्रीक्वेंसी निकाल ली।
अब आप एक बात यहां पे ऑब्जर्व करोगे, एक बात क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहां पे जो आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ मिल रही है उसमें एन आ रहा है, जो एन यहाँ पे जो आप लिखते थे वही लिखेंगे ना, 0 1 2 डैश डैश डैश। यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 0 1 2 डैश, और यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 0 1 2 ऐसे डैश 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 लिखा जाएगा। यस और नो बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर ना? हाँ के ना बच्चों, क्लियरली दिख भी रहा है और समझ में भी आ रही है मेरी बात बिल्कुल। बट अब आप एक बात समझिए, ये हमारी 0 वाली पोजीशन तो मिल गई, हमें दूसरी पोजीशन पे जाना है। तो यहाँ पे ये जो पहली पोजीशन है वो तो हो गई, अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये कौन सी मिलेगी, ये पोजीशन वो ढूंढ रहे हैं। इसलिए हम लोग अब यहाँ पे n कहाँ से लिख रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना है। 0 से हमें दूसरी कौन सी पोजीशंस मिल रही हैं और कहां तक जा रहे हैं हम लोग, L तक जा रहे हैं। तो फाइनल पोजीशन x इज इक्वल टू L अगर आप रख रहे हो तो यहाँ पे L इज इक्वल टू n लैम्बडा बाई 2, पर इसमें जो n है बेटा क्या होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि 0 हमने ऑलरेडी पता है, हम 0 के बाद वाली बात कर रहे हैं, 0 से L तक जा रहे हैं। 0 और L पे पता है हमें नोड मिल रहे हैं, पर बीच में कितने नोड्स मिलेंगे वो हमें देखना है। अब 0 और L के बीच में तो x की मैक्सिमम लेंथ L है हमारे पास, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है L है, तो x L लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमें वेवलेंथ मिली, तो इसमें भी वेवलेंथ की इक्वेशन में भी हमें 1 2 3 इस तरह से लिखना है। सिमिलरली मेरे बच्चों 1 2 3 इसमें भी जाना है। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल, यस, क्लियर दिख रहा है और समझ में भी आ रही है बात कि भाई पहले x इक्वल टू 0 तो मिल गया है, उसके बाद कौन सी पोजीशंस हैं, तो उसके बाद की पोजीशन के लिए 1 2 3 से स्टार्ट होगा, इसीलिए वेवलेंथ भी 1 2 3 और फ्रीक्वेंसी भी 1 2 3। समझ में? अब इन दो इक्वेशन से आप क्या देख रहे हो, ध्यान से समझो। अगर आपने n की वैल्यू 1 रखी तो लैम्बडा आपको मिलेगी 2l, जो वेव लेंथ होगी वो ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 बाई 2 क्या हो जाएगा, 1l होगी, यानी पहले आपको मिलेगी 2l, फिर आपको मिलेगी l, लैम्बडा की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर अगर आपने 3 रखा तो 2l बाई 3, इस तरह से अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो वेवलेंथ है ये कंटिन्यूअस नहीं है, 2l के बाद आपको l ही मिलेगी, उसके बीच की वेवलेंथ नहीं मिलेगी। ये आप बात ध्यान रखनी है आपको, ये बात ध्यान रखिए बेटा। क्या हुआ, देखो एक तो बात ये होती है कि आपको लेंथ, मान लीजिए आपने यहाँ पे लेंथ 1 मीटर ली है, l इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2, ठीक है ना, फिर 1, फिर 2 बाई 3, इस तरह की वेवलेंथ आपको मिलेगी। ऐसा नहीं 2 यानी 1 के बीच वाली 0.5 1.5 1.3 1.4 हर वैल्यू नहीं मिलेगी, फिक्स वैल्यूज मिलेंगी। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, आपको फिक्स वैल्यू ऑफ वेवलेंथ आप स्टैंडिंग वेव इसमें जनरेट कर सकते हो। हर वेवलेंथ जनरेट नहीं हो रही है, हर फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं हो रही है, कुछ यूनिक वैल्यूज ही जनरेट होंगी। समझ में आया? हाँ कि ना? तो ऐसी फ्रीक्वेंसी से जो ऑसिलेशन हो रहे हैं, समझ में आया है मेरी बात? यहाँ पर हर फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी, कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी ही मिलेंगी वेव की। तो ऐसी जो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन होंगे उन ऑसिलेशंस को नॉर्मल मोड्स बोला जाता है, नॉर्मल मोड्स बोला जाता है। तो नॉर्मल मोड्स का मतलब क्या बेटा, समझ में आया? नॉर्मल मोड्स का मतलब क्या है, द सिस्टम, एक सिस्टम ले लेते, ये हमने कौन सी, स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये सिस्टम है। तो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाली सिस्टम में इस फ्रीक्वेंसी से जो ऑसिलेशंस होते हैं उनको हम नॉर्मल मोड्स बोलते हैं। हाँ, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम विथ frequency
like Fn is equals to Nv upon 2L is called और आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? नॉर्मल मोड्स का मतलब क्या हुआ बेटा? जो हेडिंग था हमारे इस टॉपिक का, स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स, द ऑसिलेशंस ऑफ अ सिस्टम विथ फ्रीक्वेंसी लाइक Fn is equal to Nv upon 2L आर कॉल्ड नॉर्मल मोड्स। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इतनी यूनिक क्यों है बेटा? क्योंकि इसमें हर एक फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है, कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी है। n इज इक्वल टू 1 2 3 की वैल्यू रखोगे तो उन फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे आपको ऑसिलेशन देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको नॉर्मल मोड्स बोला जाता है। यस और नो? बिल्कुल क्लियर। अब ध्यान से एक और अच्छी बात हम कर लेते हैं जो एमसीक्यू में काम आने वाली है। 3 टर्म्स हम यहाँ पे बात करेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक्स एंड ओवरटन। 3 बातें करने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुनना है आपको और समझना है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन और वी कैन से ऑफ स्टैंडिंग वेव इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? जो पहली फ्रीक्वेंसी है, छोटी से छोटी। अब देखो यहां पर मैं पहली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि Nv अपॉन 2L, यानी अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो n इज इक्वल टू 1 पुट करना है। n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, इसको कोई भी नंबर देते नहीं, दिया हुआ है 2। तो F1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा बेटा V अपॉन 2L, और ये हो गई कौन सी फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? और आपको यहाँ पे देखना है कि f का इक्वेशन क्या है? Nv अपॉन 2L। n की वैल्यू हमने क्या रखी बेटा? 1। n की वैल्यू हमने क्या रखी बेटा? 1। तो 1 रखोगे तो आपको मिलेगा v अपॉन 2L। तो इसको बोला गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम और भी बोल सकते हैं क्या? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फर्स्ट हार्मोनिक। पहली फ्रीक्वेंसी जो जनरेट हो रही है स्टैंडिंग वेव में, इसके स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग फंडामेंटल बोल सकते हैं, और साथ ही साथ में हार्मोनिक भी बोल सकते हैं, उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाएगा। अब जो दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलेगी उसको सेकेंड हार्मोनिक बोला जाएगा, ऐसा नहीं। ध्यान से देखना है हार्मोनिक का मतलब क्या होता है। क्लियर है ना? ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा? बिल्कुल F1 क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अपनी 1 आवर से ऊपर चली गई है। ओके, 1 आवर से ऊपर हमारी रिकॉर्डिंग क्लियर दिख रही है। बार बार चेक करना पड़ रहा है कि चल रही, क्योंकि कई बार लिमिटेशन होती है कि कई बार बंद हो गई थी पिछली बार, तो 2 वीडियो कंबाइन करनी पड़ी थी। अभी देखिए आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट हार्मोनिक, क्योंकि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई मेरे बच्चों? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज कॉल्ड फंडामेंटल, जो मिनिमम है। पर अब हम लोग बात कर लेते हैं हार्मोनिक, जो मैंने ऊपर लिख तो दिया, पर हार्मोनिक क्या है वो देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कितने पे मिल रही है बेटा? n इज इक्वल टू 1, यानी इसके साथ 1 मल्टीप्लाई, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोला गया, 1 मल्टीप्लाई। तो हार्मोनिक यानी फ्रीक्वेंसी ही है, पर 1 मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको कि हार्मोनिक क्या है। ध्यान से समझिए बेटा, हार्मोनिक का मतलब है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच इज इंटीग्रल मल्टीपल of
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इंटीग्रल मल्टीपल जो होगी उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक। यानी कि अगर फंडामेंटल F1 है तो ये F1 1 ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, फिर 2, यानी इसको रिप्रेजेंट करना है तो अगर मैं लिखूं nth हार्मोनिक, ध्यान से देखना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, n इंटू F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को इंटीग्रल मल्टीपल n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकता है। समझ में आई मेरी बात? हार्मोनिक का मतलब क्या है, फंडामेंटल यानी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसका इंटीग्रल मल्टीपल जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलता जाएगा 1 2 3 जो भी मिल रहा है उसके मल्टीपल में जो भी हो वो हार्मोनिक हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट हार्मोनिक अगर मैं लिखूं बेटा ध्यान से लिखें, फर्स्ट हार्मोनिक अगर मैं लिख रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा F1। अगर मैं सेकेंड हार्मोनिक लिख रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा 2F और 3F1 यानी थर्ड हार्मोनिक। यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जितने भी मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, मल्टीप्लाई में जितने भी आप लिख रहे हो उतना ही हार्मोनिक हुआ। यानी F1 फंडामेंटल, कई जगह ये F0 भी लिखी जाती है, हम F1 लिख रहे हैं। अगर F1 के साथ 5 मल्टीप्लाई में है 5F1 तो कौन सा हार्मोनिक हुआ, फिफ्थ हार्मोनिक। 3 मल्टीप्लाई में थर्ड हार्मोनिक, 4 मल्टीप्लाई में फोर्थ हार्मोनिक। यानी इंटीग्रल मल्टीपल कितना हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हार्मोनिक। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ गया ना बेटा, बिल्कुल क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई हार्मोनिक किसे कहा गया। अब ये हार्मोनिक में हम लोग हार्मोनिक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी बीच आर, यहाँ पे थोड़ा सा प्लूरल में चलना पड़ेगा। हार्मोनिक्स कर दिया तो द फ्रीक्वेंसी बीच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड हार्मोनिक्स। और फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक बिल्कुल क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया है। एक बार और लेना हो तो ले सकते हो। मैं डस्टर या हमारा कपड़ा जो है उससे सफाई कर देते हैं हम। चलो ठीक, समझ में आया बेटा? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको ये दो बातें समझ में आ गई। अब एक और बात इसमें रहती है ओवरटन। ये दो इक्वेशन तो हैं हमारे, ये ऊपर में लिख देता हूं, फिर हम ओवरटन की भी बात कर लेते हैं। एक और चीज इसमें आती है जो आपको समझनी है, ओवरटन। क्या बेटा? ओवरटन। अब ओवरटन क्या है ये देखिए, हमने नॉर्मल मोड समझा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझी और उसके मल्टीपल वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, हार्मोनिक्स बोला जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और ओवरटन किसे बोला जाता है, तो जो फ्रीक्वेंसी है, द फ्रीक्वेंसी अदर देन फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक के अलावा यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो भी फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी आर कॉल्ड ओवरटन्स। समझ में आया? ओवरटन्स किसे बोला जाएगा कि भाई जो फंडामेंटल के बाद वाला जो मिलेगा फ्रीक्वेंसी उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरटन। मेरी बात समझना है ध्यान से। देखो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या लिखा बेटा हमने, NV/2L। अब n की वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती जाएगी इधर V/2L। n की वैल्यू 1, फ्रीक्वेंसी V/2L। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। अगर n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, पहले 1 रखी अब 2 रखी, तो 2 रखी तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2
इंटू वी अपॉन 2L, इससे 2 इंटू वी अपॉन 2L, तो इसको हम 2F1 लिख सकते हैं। फंडामेंटल जो मिली F1 उसके 2 मल्टीप्लाई। तो इसको कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक बोल रहे थे। अब यहाँ पे हम बोलेंगे बेटा इसको सेकंड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? सेकंड हार्मोनिक। और इसको साथ ही साथ हम बोलेंगे ओवरटन। फर्स्ट हार्मोनिक के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको ओवरटोन बोलेंगे और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ओवरटन। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ओवरटन का मतलब क्या है? जो फर्स्ट हार्मोनिक के बाद वाली फ्रीक्वेंसी होगी, फर्स्ट हार्मोनिक के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी सेकंड हार्मोनिक, उसको बोला जाएगा क्या? फर्स्ट ओवरटन। समझ में आया? अगर मैंने यहां पे लिख दिया बेटा n = 3, तो ये हमें 3F1 मिलेगा। हाँ कि ना? 3V/2L, V/2L तो F1 है यानी 3F1, यानी ये कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा बेटा? 3 मल्टीप्लाइड विथ फंडामेंटल, तो थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया? और ये पहली फ्रीक्वेंसी, सॉरी ये पहली थी, तो पहली के बाद जो फ्रीक्वेंसी उसे फर्स्ट ओवरटन बोलना है, और उसके बाद जो है उसको कौन सा ओवरटन बोला जाएगा? सेकंड ओवरटन। क्लियर करना है यहाँ पे। सेकंड ओवरटन किसे बोला गया है? फंडामेंटल के बाद वाली को फर्स्ट ओवरटन और उसके बाद वाली को सेकंड ओवरटन। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझ लिए और उसके इंटीग्रल मल्टीपल को हम लोग क्या बोले? हार्मोनिक बोले। और फर्स्ट हार्मोनिक के बाद वाली फ्रीक्वेंसीज को हम क्या बोलने वाले हैं? ओवरटन्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बच्चों। चलो बच्चों, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और ये 3 बातें बिल्कुल क्लियर करो बेटा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हार्मोनिक एंड ओवरटन। बच्चे कई बार इसी में गलती कर देते हैं कि हार्मोनिक तो सिंपल है कि भाई मल्टीपल में, फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में फंडामेंटल के जो मिले उसको हार्मोनिक बोलते हैं, यानी 1F1 फर्स्ट हार्मोनिक, 2F1 सेकंड हार्मोनिक, 3F1 थर्ड हार्मोनिक। पर ओवरटन में गलती होती है। ओवरटन को वो लोग हार्मोनिक से जज करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हार्मोनिक से भी जज होता है, बट हमें क्या याद रखना है? ओवरटन किसे बोलना है? फंडामेंटल के बाद जो फ्रीक्वेंसी आई वो ओवरटन्स बोले जाएंगे और उनको उस हिसाब से सीक्वेंस में नंबर दिया जाएगा। फर्स्ट ओवरटन, सेकंड ओवरटन। क्लियर है ना? चलिए अब हम स्ट्रिंग के केस में, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग के केस में हम लोग अलग अलग मोड देखते हैं। कौन से मोड में वो स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है, यानी हम उस स्ट्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करके फिर ऐसे करते हैं तो वाइब्रेट होती है। जो नॉर्मल मोड्स वहां पे जनरेट होते हैं, ऑसिलेशन जो हो रहे हैं विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, उनको हम नॉर्मल मोड्स बोलते हैं। तो उस पे हम बात करते हैं अलग अलग डायग्राम्स की, और उन डायग्राम में आपको एक कॉमन चीज देखने को मिलने वाली है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जगह है, तो मैंने यहाँ पे पहला नॉर्मल मोड में फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन लिखा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो फंडामेंटल मोड है, तो बेटा ध्यान से समझिए। आप जो स्ट्रिंग का पोजीशन ड्रॉ करने वाले हो इस तरह से, यहाँ आपको पता है फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? तो ऐसा हुआ। कहोगे सर ऐसा क्यों ड्रॉ किया? तो ये x = 0 है, ये x = L है, और ये जो लेंथ है वो इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा क्या हो जाएगा? तो हम लोग इसका इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, n λ/2। L क्या हुआ बेटा? n λ/2। तो n की वैल्यू क्या रखनी है फंडामेंटल के लिए? n की वैल्यू क्या रख रहे हो आप? 1। तो यहाँ पे क्या आया? λ/2। यस, समझ में आया? अच्छा, ये पूरा अगर लैम्बडा है तो ये क्या हुआ बेटा? λ/2।
अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि यार आपको एक नोड यहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे, x=0 पे, तो दूसरा नोड जो मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है बेटा, λ/2 जितनी दूरी पे, और बीच में जो आपको मिल रहा है वो क्या है, एंटी नोड। क्या मेरे बच्चों को समझ में आई बात? L लेंथ कितनी हुई, एक वेव जनरेट हुआ, और उस वेव की जो वेवलेंथ है लैम्बडा है, पर ये आधा ही है यहाँ पे, इसीलिए λ/2, टोटल लेंथ L में λ/2। ओके, फंडामेंटल मोड। अच्छा, यहाँ पे बेटा फ्रीक्वेंसी आप क्या लिखोगे, v/2L। अब v क्या होती है, स्पीड तो आपको पता है, याद है ना, टेंशन T/μ, टिमरू, मेरा शॉर्टकट था टिमरू, स्पीड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग, क्या था, T/μ, याद है ना, μ इज द मास पर यूनिट लेंथ, T इज द टेंशन। सिंपल, आगे क्लियर? पहली बात ये समझ में आई। दूसरी बात देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स बन रही है बेटा, कितनी बनी बेटा, एक देखो, एक लूप बन रही है। समझ में आया मेरे बच्चों को? समझ में आया कि नहीं बेटा? यस और नो? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई, नंबर ऑफ लूप्स बन गई। अच्छा, फिर आप क्या बोल रहे हो इसको, फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोल रहे इसको आपको, आप क्या बोल रहे हो, फर्स्ट हार्मोनिक है भाई। यस, फर्स्ट हार्मोनिक है। क्लियर? पहले में ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बेटा? यस, क्लियर है ना? यस, फर्स्ट हार्मोनिक हो गया, नंबर ऑफ लूप्स हो गई। अब क्या हुआ, तो ये फर्स्ट मोड हो गया जिसको फंडामेंटल बोला गया। अब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन ड्रॉ करते हैं। देखो बच्चों, घबराना नहीं है। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर सेकेंड मोड में वाइब्रेट होते हैं n की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, 2, तो L आपको इक्वेशन तो पता है, उसके हिसाब से यहाँ ड्राइंग बनने वाली है, चिंता नहीं करनी है बेटा, कि बिल्कुल इजी। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2λ/2, यानी लैम्बडा। ओके, दैट मीन्स क्या, ये वेव है, पहले में लेंथ जो है λ/2 के बराबर थी, इसलिए हमने इतना ड्रॉ किया था। पर दूसरे केस में सेकेंड मोड में लेंथ जो है लैम्बडा के बराबर है, यानी हमें पूरा वेव ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड, तो पूरा वेव ड्रॉ होगा। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है? पूरा वेव ड्रॉ होगा, ये हो गया लैम्बडा। और इसी की तरह ऐसे वाइब्रेशन स्टैंडिंग वेव का ये जो शेप बनता है इस तरह से। ओके सर, समझ में आया। ये λ/2, ये λ/2, तो कितना हो गया, लैम्बडा। यस, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो बताइए ये कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, 2, यानी यहाँ पे 2 × f1, ये तो आप वही लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स कितनी बन रही है बेटा, सर यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स 2 बन रही है। और ये हार्मोनिक कौन सा हुआ बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में कितने मल्टीप्लाई हुए, 2 मल्टीप्लाई, तो सेकंड हार्मोनिक। और फंडामेंटल के बाद वाली फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो अब यहाँ पे आपको ओवरटन लिखना पड़ेगा। और वो कौन सा हुआ मेरे बच्चों, फर्स्ट ओवरटन। क्या बच्चों क्लियर हुआ? बिल्कुल, फर्स्ट ओवरटन हुआ, क्योंकि फंडामेंटल के बाद वाली फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई, इसीलिए इसको फर्स्ट ओवरटन बोला जाता है। हार्मोनिक कैसे बोला गया, फंडामेंटल के कितने मल्टीप्लाई है ये, 2, इसीलिए सेकंड हार्मोनिक। और क्लोज लूप कितनी बन रही है, देखो 1 और 2, यानी 2 लूप्स और 2 लूप्स बन रही है। बिल्कुल। थर्ड केस देखते हैं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन बेटा, उसमें n की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, 3 रखोगे, सही है ना। n की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, 3 रखनी है, यस और नो। हाँ, तो n की वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं
तो क्या होगा, लेंथ तो स्ट्रिंग की उतनी ही रहेगी बट फ्रीक्वेंसी के बराबर कितनी हो जाएगी, ये सॉरी वेवलेंथ के हिसाब से कितनी होगी, ये देखिए। तो लेंथ का इक्वेशन n लैम्डा बाय 2, यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ अंदर, देखो ध्यान से, ये लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 2, तो 3 लैम्डा बाय 2 हुआ बेटा। अच्छा यहाँ पे नोड लिखना रहेगा, नोड नोड नोड, और यहाँ पे एंटी नोड एंटी नोड, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया। डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, देखो 3 लैम्डा बाय 2 हो गया क्योंकि n की वैल्यू 3 है, यानी 3 लैम्डा बाय 2, तो यहाँ पे हमें 3 लैम्डा बाय 2 बनाने, 1 2 और ये 3, इसका सेम उल्टा। ओके यस। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है मेरे बच्चों, ये नोड, ये भी नोड, ये भी नोड और ये भी नोड, बीच में हमें क्या मिलेंगे बेटा, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। क्लियर हो गया, यस। तो इस डायग्राम से, वेव वाले डायग्राम से हम लोग ये ड्राइंग कर बना देते हैं। अब सारे जो डेटा है वो कॉपी करते हैं, क्या है भाई। तो इधर फ्रीक्वेंसी हो गई F3, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन, अरे मैंने तो लिखा ही नहीं सर, अभी तो सिखाया था। यस, फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होता है, NV/2 है। तो F3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3V/2L यानी F1। अच्छा, नंबर ऑफ लूप्स कितनी बन रही है, कितनी बन रही है बेटा, देखो 1 2 3। अच्छा, हार्मोनिक कौन सा, तो फंडामेंटल के कितने मल्टीप्लाई है बेटा, थर्ड हार्मोनिक, 3 मल्टीप्लाई है इसलिए थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटन फर्स्ट हो चुका है, तब कौन सा आएगा, सेकंड ओवरटन। क्लियर, हाँ के ना बेटा, यस और नो। अब इसके बाद जो चौथा आप ड्रॉ करो, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशंस, तो 4F1, फोर्थ हार्मोनिक, 4 लूप्स, बट थर्ड ओवरटन। तो बच्चों यहां पे आप एक कॉमन लॉजिक लिख सकते हो, शॉर्टकट लिख सकते हो, nth मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर हुआ तो उसमें आपको कौन सी हार्मोनिक और कौन सा ओवरटन देखने को मिला, कितनी लूप मिली, ये हम कॉमनली लिख रहे हैं। देखो फर्स्ट था तो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड था तो सेकंड हार्मोनिक, थर्ड था तो थर्ड हार्मोनिक, तो n है तो nth हार्मोनिक। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। अब देखो नंबर ऑफ लूप्स भी लिख सकते हैं हम लोग, चलो ओवरटन और हार्मोनिक लिखते हैं, लूप्स लास्ट में लिखते हैं। अब हार्मोनिक देखो, ओवरटन देखो, फर्स्ट में कोई भी ओवरटन नहीं है, सेकंड में फर्स्ट ओवरटन है, थर्ड में सेकंड ओवरटन है, फोर्थ में थर्ड ओवरटन होगा, फिफ्थ में फोर्थ ओवरटन होगा, तो nth में n-1 ओवरटन होगा। क्या मेरे बच्चों को समझ में आ रही है बात? यस, बिल्कुल क्लियर। ओके, यानी कि अगर आप स्ट्रिंग वाला केस देख रहे हो और उसमें स्टैंडिंग वेव डिस्कस कर रहे हो मेरे बच्चों, तो उसमें आपको nth मोड ऑफ वाइब्रेशन में nth हार्मोनिक एंड n-1 ओवरटन मिलेगा। चलो बताओ लूप्स कितनी मिल रही है, फर्स्ट में 1 लूप है, सेकंड में 2 लूप है, थर्ड में 3 लूप है, तो n में n लूप भी बनेगी बेटा। क्या मेरे बच्चों को समझ में आया क्लियरली? यस और नो। ये शॉर्टकट हो गया कि स्ट्रेंथ स्ट्रिंग है, उसके केस में जितने हार्मोनिक होंगे उससे एक कम ओवरटन होगा और जितने हार्मोनिक होंगे उतनी ही लूप्स बन रही है। देखो क्लियरली, ओके। तो इस लेक्चर में बेटा हमने क्या सीखा, हमने सीखा स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स
कैसे? तो ये आपको दिख रहा है। फिर खास नोट्स आपको बनानी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बारे में, ओवरटन के बारे में, हार्मोनिक्स के बारे में, हार्मोनिक किसे बोला गया, ओवरटन किसे बोला गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आगे क्रिएट हो सकता है, इसलिए हम क्लियरिटी के साथ चलते हैं। हार्मोनिक किसे कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने मल्टीप्लाई में आपने नंबर है, मान लो 2 मल्टीप्लाई है तो सेकेंड हार्मोनिक, 3 मल्टीप्लाई थर्ड हार्मोनिक, ओके। और ओवरटन का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उनको ओवरटन बोलते हैं। फर्स्ट ओवरटन, सेकेंड ओवरटन, थर्ड ओवरटन। उसका हार्मोनिक से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि हम रिलेशन बना रहे हैं, डेफिनेशन उसका कंसेप्ट समझिए। ओवरटन का मतलब क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है उनको ओवरटन बोला जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा। और हार्मोनिक का मतलब क्या है? फंडामेंटल के साथ जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, वो हार्मोनिक होता है। लूप्स तो आपको दिख रही है, क्लियर है कंसेप्ट। और ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन फॉर स्ट्रिंग इज NV अपॉन 2L, और V की वैल्यू, स्पीड की वैल्यू बेटा क्या है? रूट T बाई म्यू। T इज टेंशन, म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा आज का लेक्चर क्लियर है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।